बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एस्पायरेशन नमूनिया। अब एस्पायरेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट ने क्या किया, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायर कर लिया, यानी कि कोई सेक्रीशन या गैस्ट्रिक कंटेंट या जो भी एसिड था वो उसने क्या कर लिया, वो लंग्स में इनहेल कर लिया। ठीक है, और ये उन लोगों में हो सकता है, ऑब्वियसली बेचारे डिबिलिटेटिंग पेशेंट थे, कोई बेहोश हुआ हुआ है, कोमा में गया हुआ है, या ऐसा पेशेंट है जो स्ट्रोक में गया हुआ है, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, या जिसको बहुत रिपीटेड वॉमिटिंग चल रही है, बहुत सिवियर वॉमिटिंग चल रही है, और इतनी सिवियर वॉमिटिंग चल रही है कि वो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेकिया के थ्रू उसके लंग्स में भी चली जाती है। ठीक है, और अक्सर उन पेशेंट में भी एस्पिरेशन नमूनिया होता है जिनका गैग रिफ्लेक्स एबनॉर्मल होता है। नॉर्मली तो ये होता है ना, हमारे जैसे आप कोई खाना वगैरह खा रहे हो या पानी आपके ट्रेकिया में चला जाता है, आपको कितनी बुरी खांसी स्टार्ट हो जाती है, गैग रिफ्लेक्स होते हैं, फटाफट वो सारी चीज़ें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका गैग रिफ्लेक्स ही एबनॉर्मल है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स एबनॉर्मल है, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर उनके ये रिफ्लेक्सेस अच्छे काम नहीं कर रहे होते, तो वो सारी सेक्रीशन लंग्स में चली जाती हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, वहाँ जाके इरिटेटिंग इफेक्ट्स कराते हैं, और इरिटेटिंग इफेक्ट्स कराते हैं और लंग की इन्फ्लेमेशन करा देते हैं। ठीक है, ये नमूनिया कैसा होता है, नेक्रोटाइजिंग होता है। क्यों नेक्रोटाइजिंग होता है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेक्रीशंस पेशेंट के लंग में जाएंगी, लंग में जाके ये डिस्ट्रक्शन कराएंगी, एसिड डिस्ट्रॉय कराएगा और वहाँ पे ये निक्रोसिस करा देता है। ठीक है, और अक्सर निक्रोसिस के बाद ये वहाँ पे पेशेंट के अंदर लंग एब्सेस की फॉर्मेशन करवा सकता है। उसके अलावा एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं माइक्रो एस्पायरेशन, यानी थोड़ी सी एस्पायरेशन हुई। ये किन लोगों में होती है? गर्ड के पेशेंट, जो कहते हैं ना अक्सर के डॉक्टर साहब मेरा ना जो एसिड है वो ना ऊपर, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ना छाती के पीछे जलन हो रही है, और ऐसे लगता है कि सारा जो एसिड है वो मेरा ऊपर आ रहा है, तो वो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं। इनमें भी माइक्रो एस्पायरेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास इनके लंग्स में ना छोटे छोटे मतलब इतने अच्छे नहीं बने हुए होते, छोटे छोटे नॉन नेक्रोटाइजिंग से ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉरेन बॉडी जाइंट सेल। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल क्या होते हैं कि बाहर से जब कोई फॉरेन बॉडीज़ आती है तो मैक्रोफेजेस उसको खा लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉरेन बॉडी जाइंट सेल रिएक्शन होता है, और उसमें छोटे छोटे नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर पहले से जो एस्थमा वगैरह, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और लंग रिजेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें चल रहा होता है। अब लंग एब्सेस क्या होती है? कोई भी लोकल सेपरेटिव प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल लंग है, लंग में किसी एक जगह पे यहाँ पे लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या कोई भी चीज़ हुई, सेपरेटिव प्रोसेस हुआ, यहाँ निक्रोसिस हुआ, सेल की डेथ चल रही है, लंग टिश्यू की डेथ चल रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी एब्सेस का नाम देते हैं। उसके अलावा जो पल्मोनरी एब्सेस है ये कब कब बन सकती है? जब ओरोफिरेंजियल, सर्जिकल या डेंटल प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं पेशेंट के। ठीक है, या साइनोब्रोंकियल कोई इन्फेक्शन हुआ या ब्रोंकिएक्टेसिस हुई, तो ये सारी चीज़ें लंग्स में जब जाके बैठ जाती हैं तो वो एब्सेस करा देती हैं। ठीक है, अब एब्सेस में कौन कौन से बैक्टीरियल पैथोजेंस हो सकते हैं? वो एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफ ऑरियस हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एनारोब्स हो सकते हैं। वो एनारोब्स कौन कौन से होते हैं? हमारी ओरल कैविटी के बैक्टीरियोइड्स, फस्कोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो किन मैकेनिज्म के थ्रू लंग्स में आ सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि इन्फेक्टिव मटेरियल की एस्पिरेशन होगी, या तो वो इन्फेक्टिव मटेरियल एस्पायर कर ले, और ये सबसे कॉमन कॉज है। ठीक है, और ये किस वजह से हो सकता है? जिन पेशेंट का कफ रिफ्लेक्स जो है वो ना हो, जैसे अल्कोहलिक वगैरह होते हैं, या ओपियोइड इस्तेमाल करते हैं, बेहोश हैं, कोमा में है, एनेस्थीसिया में है, डिस्फेजिया के पेशेंट है, ईसोफेगस में कोई ब्लॉकेज है, ईसोफेगस से खाना आगे नहीं जा रहा, वो पीछे रिगर्जिटेट करता हुआ ट्रेकिया में चला गया। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग या बहुत सिवियर वॉमिटिंग हुई, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वो सारे कंटेंट्स एस्पायर होकर लंग्स में चले जाते हैं, और लंग्स में जाके वो क्या करा देते हैं? लंग्स में जाके वो वहाँ पे इन्फेक्शन कराते हैं, निक्रोसिस कराते हैं, और एब्सेस की फॉर्मेशन करा सकते हैं। उसके अलावा एंटीसीडेंट प्राइमरी लंग इन्फेक्शन, यानी कि प्राइमरी लंग इन्फेक्शन है जो स्टैफ ऑरियस और क्लेप्सियला नमूनिया की वजह से, उसमें भी लंग एब्सेस बन सकती है। सेप्टिक एम्बोलाई के किसी भी जगह पे कोई इन्फेक्शन था, वहाँ से सेप्टिक एम्बोलाई छोटे छोटे आए और वो डिराइव होके कहाँ पे आ गया? लंग्स के अंदर आ गया, और वहाँ पे उन्होंने क्या करा दिया? इन्फेक्शन वगैरह करा दिया। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया की कोई भी कैंसर है, कोई भी कैंसर है, उसने क्या किया कि उसने ब्रोंकियोल्स को या ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट करा दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमूनिया। मिसलेनियस कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक पेनिट्रेशन ऑफ द लंग के, फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ पेनिट्रेट कर गया लंग्स के अंदर। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है सेपरेटिव इन्फेक्शन की, ईसोफेगस से आ रहे होते हैं, सब फिरेनिक स्पेस यानी कि डायफ्राम के नीचे से आ रहे होते हैं, प्लूरल कैविटी से आ रहे होते हैं, ब्लड के ज़रिए आ रहे होते हैं, यानी कि कहीं से भी फैला के ना वो बेचारे लंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि जब आप ये सारे कॉजेज़ एक्सक्लूड कर दो, आप देखो कि ये सारे कॉजेज़ पेशेंट के अंदर नहीं हैं।
तो अक्सर आपके अंदर जब आपको कोई कॉज ना मिल रहा हो तो ऐसी एब्सेस को आप क्या नाम देते हो, प्राइमरी क्रिप्टोजेनिक लंग एब्सेस। अब जो एब्सेस हैं वो वेरी करती हैं, उनका डायमीटर फ्यू मिलीमीटर से भी मिलीमीटर की भी हो सकती हैं, या बहुत बड़ी बड़ी 5 to 6 सेंटीमीटर्स तक की भी हो सकती हैं। ये लंग के किसी भी एरिया में हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमन होती हैं राइट साइड पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि राइट मेन ब्रोंकस जो है वो ट्रेकिया के साथ ज़्यादा वर्टिकल होती है। ऐसे लेफ़्ट वाली तो थोड़ी यूँ एंगल के साथ पड़ी हुई होती है ना, लेकिन राइट वाली वर्टिकल होती है। तो जब भी कोई चीज़ एस्पायर होती है तो वो डायरेक्टली राइट से होती हुई राइट लंग में ज़्यादा जल्दी जाती है, ठीक है। और राइट मेन ब्रोंकस में जो भी जाती हैं वो ज़्यादातर लोअर लोब में होगी, क्योंकि सेटल होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो ज़्यादातर सिंगल होती हैं। अब ये डायग्राम देख लें, आपको कट सरफेस पे 2 एब्सेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। एब्सेस ब्रोंकिएक्टेसिस में भी बन सकती है। आपको पता है कि ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि वहाँ पे सारी की सारी सेक्रेशन जमा हो रही हैं, ब्रोंकाई की डायलिटेशन है उसमें भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें वो कैसी होती हैं, मल्टीपल होती हैं, बेसल होती हैं और डिफ्यूजली स्कैटर्ड होती हैं। सेप्टिक एम्बुलाई और पाइमिक एब्सेसिस भी होती हैं, ठीक है। अब सारी की सारी जो एब्सेसेस है उसमें आपको हिस्टोलॉजिकल फ़ीचर क्या मिलेगा, उसमें आपको सेपरेटिव डिस्ट्रक्शन मिलेगी लंग पैरेन्काइमा की, यानी कि लंग पैरेन्काइमा की सेपरेशन हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पे पस बनी हुई है, और सेंटर में बिल्कुल एक कैविटी सी बन गई, यानी कि एक गड़ा सा नहीं बन जाता जहाँ से सेल खाए जा चुके हैं। तो जब सेल्स खाए जा चुके हैं तो वहाँ पर एक गड़े की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक गड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गड़ा सा बन जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जी सेपरेटिव इन्फेक्शन है और कैविटेशन हो सकती है। एब्सेस कैविटी में सेपरेटिव डेब्रिस भी हो सकते हैं। अगर तो बाहर से कम्युनिकेशन है, एयर के साथ कम्युनिकेशन है इसकी, तो वहाँ पे आपको एयर कंटेनिंग कैविटी भी मिल सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये एब्सेस है। अगर तो इस एब्सेस का कनेक्शन है इस एयरवे के साथ, तो क्या ख्याल है इस कैविटी में आपको एयर मिल सकती है, ऑब्वियसली आपको एयर भी पड़ी हुई मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा इस पर सुपर इम्पोज्ड सेप्रोफिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और जब सुपर इम्पोज्ड सेप्रोफिटिक इन्फेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे नेक्रोटिक डेब्रिस की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। और क्या ख्याल है, एब्सेस जो है वो लिक्विड सी कंसिस्टेंसी होती है, तो वो पुअरली डिमार्केटेड होगी, उसकी कोई स्पेसिफिक वॉल्स होंगी नहीं होंगी, तो वो पुअरली डिमार्केटेड होगी और ग्रीन ब्लैक कलर की होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जब कैविटीज़ बनती हैं तो अक्सर लंग की गैंग्रीन भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर तो वो जो आपके पास एब्सेस है वो क्रॉनिकली चली आ रही है, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया उसको बनते बनते, तो क्या ख्याल है उसके इर्द गिर्द फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा, तो फाइब्रस वॉल्स भी उसके इर्द गिर्द बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि क्रॉनिक एब्सेस होती है उसमें। अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको क्या क्या नज़र आएंगे, पेशेंट में कफ होगा, फीवर, कोपियस अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग स्पूटम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, वो पस बना रहे हैं, स्मेली सी होगी और बहुत गंदा सा स्पूटम निकल रहा होगा। पेशेंट में फिंगर की क्लबिंग हो जाएगी, टोज़ की क्लबिंग भी हो जाएगी। जब आप चेस्ट एक्सरे कराते हो तो आपको वहाँ भी रेडियोलॉजिकली भी आपको ना एब्सेस बनी हुई नज़र आएगी। अभी मैं आपको एक्सरे दिखाऊँगी तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। और अक्सर पेशेंट के अंदर, ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर अगर आपको एब्सेस मिले तो आपने लाजमी कार्सिनोमा को रूल आउट करना है, क्योंकि अक्सर ओल्डर इंडिविजुअल्स में जब एब्सेस मिलती है तो वो कार्सिनोमा की वजह से मिलती है, ठीक है। अगर आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दें या आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे दें तो उसकी वजह से ये वाली जो एब्सेस लंग में बनी होती है ये रिजॉल्व कर जाती है, और रिजॉल्व होने के बाद ये एक छोटा सा स्कार छोड़ देती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं कि प्लूरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकती है। यही एब्सेस अगर ब्रेन में चली जाए तो ब्रेन एब्सेस करा देगी और मेनिंजाइटिस करा देगी, सेप्टिक करा देगी, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस की फॉर्मेशन भी करा सकती है। अब क्रॉनिक नमूनिया क्या होता है, जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा होता है और ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इसमें रीजनल यानी कि जिस एरिया में नमूनिया है, फॉर एग्जांपल लंग के इस एरिया में नमूनिया, तो इसका रीजन क्या बनेगा, ये वाला रीजन भी लिम्फ नोड का बन सकता है, ये वाला रीजन भी बन सकता है, तो यानी कि रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब जो इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जहाँ पे भी क्रॉनिक का वर्ड आएगा वहाँ ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन लाजमी होती है, ठीक है। क्रॉनिक है, इसमें ग्रैनुलोमास भी आ सकते हैं और वो किसकी वजह से हो सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम टीबी की वजह से, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिक नमूनिया फंगस की वजह से भी हो सकते हैं। उसके अलावा वो फंगस जो कि क्रॉनिक नमूनिया कराती है वो क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। या आप माइक्रो में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल जो पेशेंट इनहेल करता है उसमें हिस्टोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है, और एक कौन सी डस्ट पार्टिकल, बर्ड या बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोकोनीडिया।
जब वो इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाते हैं और इन्फेक्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है, ये जाके फेगोसाइट के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। और फेगोसाइट के अंदर बैठ जाता है तो टीबी की तरह की ये चीज़ें, मतलब बिल्कुल इसकी टीबी की तरह सिमिलैरिटी होती है कि टीबी की तरह की कैविटीज़ बनाते हैं लंग्स के अंदर जाके। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लेटेंट पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है, और यानी कि शुरू में ये डिज़ीज़ तो हो जाती है, लेकिन इसमें पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट बाद में जाके होती है। और इसमें ना लंग्स में ऐसे क्वाइन से लीजन्स आपको नज़र आते हैं। जब आप चेस्ट एक्सरे कराते हो तो आपको क्वाइन से लीजन नज़र आएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी हो रही होती है इस पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है? लंग के एपिसेस में होती है। और इन पेशेंट्स में ज़्यादातर आपको कफ, फीवर और नाइट स्वेट्स नज़र आएंगे। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में भी, यानी लंग के बाहर भी जा सकती है, मीडियस्टाइनम, एड्रीनल ग्लैंड, लिवर और मेनिंजेस में भी जा सकती है। अगर तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसमें वाइडली डिसैमिनेटेड होगी, पूरी बॉडी में कहीं भी फैल जाएगी, ठीक है। और ये ज़्यादा सिवियर उन पेशेंट, क्योंकि फंगस है तो फंगस की डिजीज़ ज़्यादा सिवियर किन पेशेंट्स में होती है? जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि इंट्रासेलुलर पैथोजन है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। तो जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिनकी डिप्रेस्ड होती है, उन पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा सिवियर डिजीज़ करा सकती है। इसकी पैथोजेनेसिस वही है कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो इंजेस्ट तो कर लेते हैं इन हिस्टोप्लाज्मा को, लेकिन उसको किल नहीं कर पाते विदाउट द हेल्प ऑफ टी सेल्स, क्योंकि हमने कहा है ना कि डिप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि टी सेल्स कम है। तो मैक्रोफेजेस टी सेल के बगैर इन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को किल कर पाएंगे नहीं, तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे फेगोलाइसोसोम्स ऑफ द मैक्रोफेजेस के अंदर और वो डिससेमिनेट करते जाएंगे। और यानी कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप होने में 1 से 2 वीक लगते हैं। अगर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नॉर्मल भी है ना, तो उसको एक्टिवेट होने में 1 से 2 वीक लगते हैं। तो 1 से 2 वीक में ये क्या करता है कि ये जो मैक्रोफेजेस के अंदर ये हिस्टोप्लाज्मा पड़ा हुआ है, ये फैल जाता है तब तक पूरी बॉडी में, ठीक है। तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनके अंदर क्या होता है कि उनका फटाफट टी हेल्पर सेल 1 रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। वो फटाफट फंगल एंटीजन को रिकग्नाइज़ करता है, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करता है, और ये इंटरफेरॉन गैमा जाता है, ये जाके मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है। इंटरफेरॉन गैमा जब मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है तो ये मैक्रोफेजेस की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जाएगी, और ये जो अंदर सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर यीस्ट पड़ी हुई है ना, हिस्टोप्लाज्मा, ये मैक्रोफेजेस जाके उसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा इंटरफेरॉन रिलीज़ होता है, और ज़्यादा मैक्रोफेजेस आते हैं, और वो और ज़्यादा हिस्टोप्लाज्मा को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी के ऊपर आ जाएं। जो लंग्स होते हैं हेल्दी एडल्ट्स के, उसमें हिस्टोप्लाज्मा इन्फेक्शन ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करते हैं, और वो ग्रैनुलोमास नेक्रोटिक हो जाते हैं, और अक्सर वो ग्रैनुलोमास क्या करते हैं कि वो जुड़ जाते हैं, यानी कि कोएलाइस होकर वो बड़े बड़े ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कर देते हैं। अक्सर इन पेशेंट में आपको कंसोलिडेशन भी नज़र आएगी, जब रेजोल्यूशन हो जाएगी तो फाइब्रोसिस नज़र आएगी, और आपको बिल्कुल ऐसे कंसेंट्रिक सी कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं। इसको ये देखो ट्री बार्क की तरह की अपीयरेंस लग रही है, ऐसी आपको अपीयरेंस नज़र आती है। इसकी हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन टीबी, सार्कोइडोसिस और कोक्सीडायोडोमाइकोसिस से आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है 3 से 5 माइक्रोमीटर की आपको थिन वॉल सी यीस्ट नज़र आती है, ठीक है। टिश्यू के अंदर आपको थिन वॉल सी यीस्ट नज़र आएगी। और जो फुलमिनेंट डिसैमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है, ये किस में अकर करती है? ज़्यादातर इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई होती है। अब इन लोगों में क्योंकि इनकी इम्यूनिटी, ग्रैनुलोमा में क्या होता है, ग्रैनुलोमा में इम्यून सेल्स हैं, जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस है उसमें इम्यून सेल्स हैं, उसमें इम्यून सेल्स नहीं है, तो ग्रैनुलोमा बनेंगे? ग्रैनुलोमा नहीं बनेंगे, बल्कि वहाँ पे फोकल एक्यूमुलेशन होती है मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स की, ठीक है। वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स आते हैं बस, और उन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट के अंदर यीस्ट पड़ी हुई होती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इम्यूनो सप्रेस में ग्रैनुलोमास नहीं होंगे, बल्कि मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स आते हैं, और उन फेगोसाइट्स में आपको यीस्ट नज़र आती है। अब जो डायग्नोसिस है हिस्टोप्लाज्मा का, उसमें आप क्या कराते हो? आप पेशेंट का सीरोलॉजी कराते हो। सीरोलॉजी में आपको एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं, आपको फंगल एंटीजन मिल सकते हैं, आप कल्चर वगैरह करा सकते हो, आप टिश्यू बायोप्सी करा सकते हो, ठीक है। अक्सर पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली ये डिज़ीज़ रिजॉल्व कर जाती है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ब्लास्टोमाइकोसिस भी ये सॉइल्ड इनहेबिटेंट डायमॉर्फिक फंगस है, ठीक है। ये भी आके पल्मोनरी जो है वो क्या कराएगी, लंग में इन्फेक्शन कॉज करा देती है, निमोनिया कॉज करा देती है। ये देखें, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस में मैंने बताया ना कि कैसे लेमिनेटेड सा ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन है, और ये देखेंगे कैसे पियर शेप यीस्ट पड़ी हुई है, बडिंग यीस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हिस्टोप्लाज्मोसिस में नज़र आती है। अब ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो उसकी 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक लंग वाली फॉर्म होती है, एक डिसैमिनेटेड फॉर्म होती है, और ये प्राइमरी क्यूटेनियस फॉर्म होती है जो स्किन में अकर करती है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस के जो लंग लीजन्स होती हैं उसमें सेपरेटिव ग्रैनुलोमास होती हैं, यानी कि सेपरेटिव ग्रैनुलोमास के उनमें नेक्रोसिस वगैरह आपको नज़र आता है।
और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो आपको ब्लास्टोमाइकोसिस की यीस्ट है ना, ये बिल्कुल राउंड सी 5 से 15 माइक्रोमीटर की आपको यीस्ट नज़र आती है और इसमें ब्रॉड बेस बटिंग चल रही होती है। और ये देखें इसमें ना आपको डबल कॉन्टोर्स है। ये किसकी है, ये ब्लास्टोमाइकोसिस की यीस्ट है। आपको इसमें डबल कॉन्टोर सेल वॉल नज़र आती है। और देखिए न्यूक्लियाई विजिबल है, ऑब्वियसली बहुत विजिबल न्यूक्लियाई हैं। इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जब स्किन और लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होगा। और जब एपिथेलियल का इतना ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होगा, एपिथेलियल सेल ढेरम ढेर नज़र आएंगे, तो आपको शक पड़ता है कि कहीं ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो नहीं है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर सकती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस जो है ये भी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा देती है। इसकी वजह से भी निमोनिया होता है। पॉजिटिव स्किन टेस्ट भी आपको पेशेंट में मिल सकता है। ये कराती क्या है, ये जो है फेगोसोम की फ्यूजन विद लाइसोसोम, यानी कि मैक्रोफेज में लाइसोसोम की फेगोसोम से लाइसोसोम और फेगोसोम की फ्यूजन नहीं होने देती। उसकी वजह से फेगोलाइसोसोम नहीं बन पाता। और फेगोलाइसोसोम हमें पता है ज़रूरी होता है इंट्रा सेलुलर किलिंग के लिए। अब ये जो इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी किलिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लंग की डिजीज़ अकर करेगी। डिस्टैमिनेटेड डिजीज़ भी अकर कर सकती है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, मेनिंजेस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अगेन अगर इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं तो उनके अंदर डिस्टैमिनेटेड डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैक्रोफेजेस और जायंट सेल में कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस पड़ी हुई होती है। ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल ऐसे थिक वॉल सी नॉन बडिंग स्फिर्यूल से बना के बैठी हुई होती है। 20 to 60 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। और उन स्फिर्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे एंडोस्पोर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पायोजेनिक रिएक्शन होता है, पस की फॉर्मेशन होती है। जब स्पिर्यूल्स रप्चर करते हैं तो एंडोस्पोर्स जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस है ये लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, मेनिंजेस, स्किन, बोन, एड्रीनल, लिम्फ नोड और स्प्लीन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसका जो रिस्पांस होता है ग्रैनुलोमेटस भी हो सकता है, पायोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि पस वाला रिस्पांस भी हो सकता है, ग्रैनुलोमा वाला रिस्पांस भी हो सकता है और मिक्स्ड रिस्पांस भी हो सकता है। अब ये देखें, ये आपको कॉक्सीडियाडोमाइकोसिस जो मैंने बताया था उसके ये स्फिर्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और ये देखो स्फिर्यूल्स बड़े बड़े अंदर एंडोस्पोर्स पड़े हुए हैं और ये रप्चर होगा तो एंडोस्पोर्स इस तरह से रिलीज़ हो सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में भी नमूनिया हो सकता है, उसमें आपको पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। और ये किन किन पेशेंट्स में होते हैं, जिन बेचारों के अंदर कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करानी थी, कीमोथेरेपी करानी थी, रेडिएशन करानी थी, तो इनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है कि नॉर्मली ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन नहीं कॉज करा सकते, लेकिन जैसे इम्यूनिटी सप्रेस होती है ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, तो इनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। तो इनकी वजह से इन पेशेंट्स में निमोनिया हो सकता है। अब क्या ख्याल है कि जब आपको लंग्स में ऐसे इन्फिल्ट्रेट नज़र आते हैं, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हो? आपको लगता है हाँ भाई कोई ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है ये किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है इन पेशेंट्स के अंदर जो लंग इन्वॉल्व होता है उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो कि वो बैक्टीरिया की वजह से भी इन्वॉल्व है, जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में सूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, न्यूमोफिला और लिस्टेरिया आते हैं, ठीक है। वायरसेस भी हो सकते हैं, साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस वायरस और फंजाई भी हो सकते हैं, जिसमें न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई, कैंडिडा, एस्परजिलस, फाइकोमाइसिटीज़ और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ये प्राइमरी पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आपको साइटोमेगैलो वायरस और इसमें ड्रग रिएक्शंस में कैसे मिल सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे आपको, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई हुई हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सिवियर होते हैं HIV के पेशेंट्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके अंदर इम्यूनिटी काम नहीं करी, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन इनमें बहुत सिवियर हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? स्टेप नमूनिया, स्टेफ ऑरियस, H इन्फ्लुएंजा और ग्राम नेगेटिव रॉड्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। हर पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट इन्फेक्शस नहीं होता पेशेंट्स के अंदर। HIV के पेशेंट्स के अंदर नॉन इन्फेक्शस भी हो सकता है, जैसे कपोसी सार्कोमा वगैरह, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, लंग कैंसर वगैरह। जो CD4+ T सेल का काउंट है ना, वो डिटरमाइन करेगा कि इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा इन्फेक्शन होगा। अगर तो पेशेंट है HIV का, उसमें CD4 काउंट 200 से ज़्यादा है, तो उसके अंदर न्यूमोसिस्टिस नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके इन्फेक्शन के। अगर तो वो 200 से कम है तो उसमें न्यूमोसिस्टिस होगा। और TB का जब 200 से ज़्यादा होगा तो TB का इन्फेक्शन होगा। जब 200 से कम सेल्स होंगे तो न्यूमोसिस्टिस का इन्फेक्शन होगा। जबकि अगर और ज़्यादा कम होंगे तो CMV, फंगल, माइकोबैक्टीरियम के और वो डिजीज़ भी हो सकती हैं जब CD4 काउंट 50 से भी कम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको HIV के पेशेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट नमूनिया। अब हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं नमूनिया की।
ये देखिए नमूनिया के पेशेंट का चेस्ट एक्सरे आपने कराया तो ये देखिए आपको कंसोलिडेशन नज़र आना से आपको वाइट वाइट ओपेसिटीज़। नॉर्मल लंग मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो जेट ब्लैक कलर के होते हैं, यहाँ पे देखें ये वाइट वाइट ओपेसिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ निमोनिया। ये देखें ये भी कंसोलिडेशन है और ये किस में होती है, निमोनिया में होती है। स्टेजेस होती हैं लंग एब्सेस की, पहले इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैविटी बनती है, उसमें पस आना स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैविटी ऑब्लिटरेट होती है और वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये लंग एब्सेस बनी और वही एब्सेस फैल के प्लूरा में भी जा सकती है, प्लूरल एब्सेस भी बना सकती है। ये देखें ये लंग एब्सेस आपको चेस्ट एक्सरे पे ऐसी नज़र आती है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे जब आप कराते हो तो आपको ऐसी अंदर से ब्लैक ब्लैक होती है और साइड से ये देखें वाइट एरिया पड़ा हुआ नज़र आता है, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा अच्छा भाई लंग एब्सेस है। लंग एब्सेस के अर्ली साइंस क्या होंगे कि ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, फीवर और चिल्स होंगे, पेशेंट को नाइट स्वेट्स होंगी और पर्सिस्टेंट कफ होगी। लेकिन लेट साइंस क्या होते हैं कि डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंट को पेन होता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, और जब वो कफ करता है तो उसमें ब्लड नज़र आता है और पेशेंट को फटीग भी होती है, यानी कि उसको थकन सी भी हो रही होती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लंग एब्सेस एंड नमोनिया।